नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज की वीडियो सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए बड़ी स्पेशल सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम किलिंग का काम है ना, वो मेंसुरेशन है। जब भी आप मेंस में जाओगे, अगर आपने एक दो बार दे रखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं दे रखा है तो आप ये जान लो, हमारा इतना एक्सपीरियंस है, 2 बार पेपर में अपेयर हूँ, सबसे ज़्यादा टाइम मेंसुरेशन में लगता है। और मेंसुरेशन के सवाल चुटकियों में लगते हैं। मेंसुरेशन में जब आप 3D में घुसोगे तो 3 डायमेंशनल फिगर जितने होते हैं, स्पेयर्स हो गए, आपके कोन हो गए, जो है आपके सिलेंडर हो गए, उसमें सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, जो है कर सरफेस एरिया, वॉल्यूम जैसी चीज़ें निकालनी होती है और बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो दिखती है उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, अगर आपका शिक्षक अच्छा हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए मैथ आसान बना सकूँ, तो उसी सीरीज में आज एक वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैं स्पेयर्स के बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप 15-20 सेकंड से ज़्यादा लोगे। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, जिसमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए पूछा जाएगा, सरफेस एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा, बड़े बड़े ऑप्शन में नंबर दिखाई देंगे, वो उतने ही जल्दी ब्रेक हो जाएंगे आज की क्लास के बाद। तो अगर आपने गलती से वीडियो खोल लिया है तो इसे पूरा देख के जाइएगा। मेरी सारी वीडियो की जो PDF है वो मिलती है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं स्पेयर्स के क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करूं, उसके पहले मैं बता दूं कि स्पेयर की 2 छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक जानकारी तो ये होना चाहिए कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जो कि आर इसका रेडियस होता है। इसका सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बातें पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। लगभग अगर आपने एक बार भी ये चैप्टर पढ़ रखा है तो ये जानकारी आपको होती है। नहीं है तो आप इसको देख लो, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब सीजीएल मेंस का सबसे पहला सवाल देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत आसान सा क्वेश्चन, आसान ही होता है। जैसे दिया हुआ है, यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है 1268, 1399, 1427, 1386। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ने के बाद 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो तो आप वीडियो स्किप कर देना। अगर 5 सेकंड 6 सेकंड से ज़्यादा आपको लग रहा है तो पहले वीडियो रुको, मैं आपको इसको 5-6 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल 5-6 सेकंड में निपट जाने का क्वेश्चन। जैसे हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं या सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जरा घूर के देखो, इस पाई का मतलब होता है 22/7, सवाल में भी दिया है, तो 4 × 22/7 × आर स्क्वायर होगा। अब आपके जितने भी ऑप्शन है 1268, 1399, 1427, 1386, ये सारे के सारे इंटीजर दिए हुए हैं। ये सारे के सारे इंटीजर देने का मतलब क्या हुआ कि आर के अंदर कोई 1/11 नहीं है। आर के अंदर कोई 1/11 नहीं है। कोई 1/11 होता तो इसका क्या मतलब होता, ये 11 से 11 कटता, ये 11 से 11 कटता, और आर स्क्वायर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर मतलब हो जाता 1/11 स्क्वायर का मल्टीपल होता उसके अंतर्गत। इसका मतलब जो अभी आपका रेडियस होगा, आपको नहीं पता क्या रेडियस है, रेडियस में 1/11 नहीं है। 1/11 अगर रेडियस में नहीं है, इसका मतलब है कि जो आपका ये आया इसके अंदर 11 होगा, क्योंकि 11 काटेगा कौन? अगर ये 11 काटेगा नहीं तो सारे ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन होगा वो 11 का डिविजिबल होना चाहिए। और 11 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हो? इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे जो डिजिट होते हैं उनको अलग अलग सम करते हो, फिर उनका डिफरेंस निकालते हो, या तो वो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 8 2 10, 6 1 7 नहीं है, 2 1 3, 7 4 11 ये भी नहीं है, 9 1 10, 9 3 12 ये भी नहीं है, 8 1 9, 6 3 9, दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल निकल गया, सवाल निकल गया। अब अगर ये बात अगर आपको जानकारी में है, अगर आपको जानकारी में है तो ये तो लिखोगे नहीं ना, ये तो ऐसे ही जैसे देखोगे तुरंत ही आपको पता चल जाएगा 11 का डिविजिबल है कि नहीं है। 11 का डिविजिबल है, एक ही ऑप्शन है तो निकल जाएगा। मान लो अगर ये बात पता नहीं है तो आप इसको बेसिक से करोगे। आप अगर ये बात की जानकारी नहीं है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप इसको बेसिक से करोगे। जरा बेसिक से इसको सॉल्व करके देखो कितना समय लगता है। अगर बहुत तेज भी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 4/3 पाई की जगह 22/7 आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया जो कि दिया हुआ है 4851। अब काटोगे 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कम 11। और बहुत तेज आएगा तो आपको ये पता होगा कि ये 21 स्क्वायर है, ये 7 त्रिक 21, ये 21 का क्यूब हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। और आर यहाँ से पता चल जाएगा आपको 21/2 है। अगर आर 21/2 है तो सरफेस एरिया जब निकालोगे तो क्या निकालना था? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2। ये 2 2, ये 4 से कट जाएगा, 7 से काटोगे ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा 7×21। अब क्या करोगे 22 गुणे 63 करोगे, 22 गुणे 63 करोगे और फिर ये कैलकुलेट करके निकालोगे, यूनिट डिजिट देखोगे, यूनिट डिजिट से निकालोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, फिर यहां से डी चले जाओगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारा स्टेप अपन ने तेज किया है। क्या 441 को तेज 21 का स्क्वायर रखा हुआ है और यहां फिर से यूनिट डिजिट लगाया है। लेकिन क्या इतना दूर तक जाने की जरूरत थी? नहीं, छोटी सी आंख, ऑप्शन नंबर डी दिख जाता। तो अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप मेंसुरेशन के सवाल लगा रहे हो तो ये कुछ नंबर है जो आप ध्यान रख लो। क्या? 7, 3, 9 और 11, इनकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करने आना चाहिए और ये नंबर बड़े ही इंपॉर्टेंट है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इवन और ऑड दोनों प्लेसेस पे जो डिजिट्स होते हैं उनके सम का हम डिफरेंस लेते हैं। वो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 की बात करें, सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए 9 की डिविजिबिलिटी के लिए। 3 के लिए सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 को तो डायरेक्टली भाग करके देख लेना जो है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मैं बोलूं कि अगला क्वेश्चन अगर 2 सेकंड में निकल जाता है पढ़ने के बाद, मतलब पढ़ने में ही 2-4 सेकंड निकल जाएगा, पढ़ने के बाद अगर 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में निकल जा रहा है तो आप चीजें सीख गए हो। अगर नहीं हो तो फिर नहीं सीखे हो। सवाल क्या कह रहा है? यदि एक गोले की त्रिज्या में 2.5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 डेसीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, गोले का आयतन क्या होगा? सवाल को ध्यान से देखना, सवाल को ऑप्शन में घूर के देखते वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेना, 110 डेसीमीटर दिया हुआ है। फिर पूछा है गोले का आयतन। गोले का आयतन आपका होता क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे मैं ये देखता हूं 4/3 पाई आर क्यूब है और मैं ऑप्शन देखना चालू करता हूं, मैं ऑप्शन भी टिक करके निकल जाऊंगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं। मैंने कहा मैंने 4/3 लिखा, फिर मैंने लिखा 22/7, ये जो है, और आर जो कुछ भी आएगा, आर जो कुछ भी आएगा, तो आर की संभावना एक बात यह है कि आर के अंदर 1/11 आएगा। 1/11 आएगा तो आर क्यूब करोगे तो कम से कम एक 11 नीचे भी आएगा, एक 11 नीचे भी आएगा। अगर ये 11 ऊपर से नहीं होगा तो या 11 ऊपर होना चाहिए या 11 नीचे होना चाहिए। तो सारे ऑप्शन में ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन में ऊपर है, या तो ऊपर होना चाहिए या तो नीचे होना चाहिए। अगर आर के अंदर 1/11 आएगा तो ये वाला ऊपर वाला 11 काट देगा, और आर के अंदर अगर 11 नहीं आएगा तो ऊपर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक बात ये बताता हूं अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले कि देखो, जब आप मेंसुरेशन के सवालों को सॉल्व करते हो तो जितना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है उतना ही ज्यादा वो आसान होता है। मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आए तो आप ये डिविजिबिलिटी चेक करो। लेकिन जब आपको रेशियो निकालने आए, तो रेशियो वगैरह निकालने आए तो आपको सीधे से जाना पड़ेगा। अब जैसे इस सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका भी आना चाहिए। चलो सवाल तो हमने उड़ा दिया, लेकिन इसका तरीका, इसका कंसेप्ट भी आना चाहिए। अगर मेरे से पूछोगे सर इसका कंसेप्ट तो समझा दो, इसका कंसेप्ट में क्या हुआ, बोल रहा है कि मान लो एक सर्टेन रेडियस थी हमारे पास आर, बाद में इसको इंक्रीज कर दी गई 2.5, मैंने मान लिया कि ये बदल के कैपिटल आर हो गई। तो सवाल क्या कह रहा है, जो हमारा सरफेस एरिया है बाद में 4πr² मान लो कन्वर्ट हो गया, पहले 4πr² था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 110 दिया हुआ है, और ये हमारा जो नया आर है पुराने आर के बीच में जो डिफरेंस है वो 2.5 दिया हुआ है। यहां से निकालोगे तो देखो 4 × 22/7, 4 × 22/7 ये हो जाएगा r - r और r + r। इतना तेजी से तो कर ही लोगे, r² - r² होएगा तो r - r, r + r हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। 11 दूनी कर लोगे और 11 दहा में कर लोगे, फिर r - r को यहां से सीधे हटा दो, हटा के सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि आप इसको 25/10 लिख सकते हो, 25/10 लिख सकते हो। जैसे 10 इधर लेके जाओगे तो 25 से काटोगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अब ध्यान से देखो 7 इधर और आ जाएगा और इधर 4 2 8 आ जाएगा, 4 × 2 आ जाएगा, तो 4 4 कट जाएगा, r प्लस स्मॉल r कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, r + r, और r - r 2.5 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ोगे तो कैपिटल R 3 आ जाएगा, स्मॉल r 0.05 आ जाएगा। मतलब स्मॉल r या पुराना जो रेडियस था बढ़ने से पहले वो 1/2 था। अब वॉल्यूम निकालोगे तो क्या करोगे, 4/3 पाई 22/7 r 1/8 हो जाएगा, r क्यूब लिखना है ना, 1/8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे ये 4 दूनी 8 कटेगा, ऊपर 11 बचेगा, 8 कट जाएगा, 11/7 21 आ जाएगा, यही तुम्हारा था ऑप्शन नंबर बी। अगर सवालों को सॉल्व करने के तरीके और नंबर से खेलना आप सीख गए ना तो मेंस में इतना समय बचता है कि बहुत सारे सवालों को आप जीएस की तरह सॉल्व कर लेके जाओगे। यही तो सिखाने का पर्पज है यार। ये चैनल क्यों ओपन किया, ये चैनल इसी बात के लिए तो ओपन किया है ना कि मैं मैथ्स आपके लिए हलवा बनाऊंगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये मैंने पूरा मेथड इसलिए बनाया क्योंकि अगला जो सवाल लिया हुआ इसी मेथड पे लिया हुआ है। दिया हुआ है गोले ए और बी की त्रिज्याओं का योग 14 सेंटीमीटर है, ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, उनके सतह क्षेत्र के बीच का अंतर 112 पाई है, ए और बी की आयतन का अनुपात क्या है।
अब देखो मान लो मैंने कह दिया कि एक का बड़ा आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर दोनों के सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है, इस सवाल में दिया कितना हुआ 112 पाई। यही तो सवाल दिया हुआ है कि दोनों के सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है 112 पाई दिया हुआ है, तो हमने 112 पाई लिख दिया। ये पाई पाई से कट गया, 4 से काटोगे 28 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 उड़े 32, 28 हो गया। इसको आप r प्लस आर और r माइनस आर कर सकते हो। अब यहाँ पे गोला a भी है, वहां बढ़ रहा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ एक गोला a है जिसकी रेडियस बड़ी है और b जो है उसकी रेडियस छोटी है, तो इसका आप कैपिटल R ले लो, इसका स्मॉल r ले लो। तो r प्लस आर दोनों रेडियस का सम 14 दिया हुआ है, तो वहां पे r माइनस आर दिया हुआ था, यहाँ पे r प्लस आर दिया हुआ है, तो यहाँ 14 गुणे r माइनस आर निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 28, 14 काटेंगे 2 बचेगा। r प्लस आर आपका 14 है, r माइनस आर जो है आपका क्या है 2 है। यहां से निकालोगे कैपिटल R 8 आ जाएगा, स्मॉल r 6 आ जाएगा, स्मॉल r 6 आ जाएगा। अब दूसरी बात है, जब वॉल्यूम का रेशियो आपको निकालना होता है v1 v2, ये रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ये r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब के बराबर होते हैं। a का निकालना है तो बड़े वाले का छोटे वाले का क्यूब होगा, लेकिन सबसे पहले रेशियो निकाल लो, इसको काट दो और ये 4:3 के अनुपात में होगा, क्योंकि यहां काटो यहीं डायरेक्ट काट लो। तो अब ध्यान से यहां देखो, अब आप वापस वहां मत लिखो, ये 4 का क्यूब होगा, ये 3 का क्यूब होगा, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इतनी तेजी से करने आना चाहिए। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इस सवाल को। ए स्फीयर ऑफ रेडियस 70.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ रेडियस 23.5 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड। 70.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 23.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बना दिए जाते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मैं इस सवाल को देख के मैं 27 टिक करके निकल जाता। आप बोलोगे सर आप पढ़ाने से पहले रट्टा मार के आए होगे, नहीं रट्टा मार के नहीं आए, आपको बस ये देखना पड़ेगा मैं 27 क्यों माना। मैंने ये 23 को देखा, 23 का गुना 3 है, क्योंकि मुझे 23 से 69 3 गुना दिखाई दे रहा है, 0.5 से 1.5 और दिखाई दे रहा है, तो मुझे इसको देखते ये दिख गया कि ये 3 गुना है। अब इस तरीके के सवालों का कंसेप्ट क्या होता है, जो बड़ा गोला था उसका जो वॉल्यूम होगा सारे छोटे गोलों के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। तो मान लो मैं अगर आपको ये समझाऊं कि n गोले छोटे बने और एक गोले का आयतन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब है, ध्यान से देखना, तो एक गोले का अगर इतना है तो सारे गोले जोड़ दो, सारे गोले जोड़ोगे तो मान लो n गोले होंगे, सबके बराबर है, तो n इंटू एक गोले का वॉल्यूम हो जाएगा, ये n गोलों का वॉल्यूम हो जाएगा। ये जो है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब के बराबर हो जाएगा, मतलब बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो n हम क्या करते हैं, n सीधे लिखते हैं। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है तो n सीधे रखते हैं, 4/3 पाई काट लेते हैं, ये r क्यूब अपॉन r क्यूब होता है। या मैं इसको सीधे लिखता हूं, मैं ऐसे लिख लेता हूं r अपॉन r का। जब भी ये सवाल आता है कि एक गोला पिघलाया गया और बहुत सारे सिमिलर छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं, तो कितने गोले बनेंगे, मैं फॉर्मूला याद रख लेता हूं सीधा सीधा कि n बराबर r अपॉन r का क्यूब होगा। अगर ये आपको याद है, तो यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसका 3 गुना है, तो r अपॉन r की वैल्यू 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है या कभी आपने ये सवाल रख रखा है तो आपको सिर्फ 3 का क्यूब करना है, लेकिन उसके पहले ये देखना जरूरी है कि 23.5 का 70.5 3 गुना है, 3 गुना है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल है, दो गोले के आयतन 64:125 के अनुपात में है, उनके सतह क्षेत्रों के बीच का अनुपात क्या है। ये सवाल वैसे तो मजाक का है, लेकिन मैं इसमें एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर गोला है, गोले का जो रेडियस है, रेडियस अगर a और b के अनुपात में है, तो जो सरफेस एरिया होगा वो a² b² के अनुपात में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो a³ और b³ के अनुपात में होता है। अब इसमें जैसे 4 पाई r स्क्वायर इधर लिखोगे, 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई इधर करोगे, 4 पाई कट जाएगा। इसमें 4/3 पाई 4/3 करोगे, वो कांस्टेंट टर्म है, कट जाएगा, क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो होता क्या है, हमें सवाल में दिया है कि ये 64 और 125 के अनुपात में है, तो ये तो साफ साफ दिखता है, ये 4 क्यूब है और ये 5 क्यूब है। हम क्या काम करते हैं, पहले हम यहां से यहां जाते हैं, 4 क्यूब से पहले 4 जाएंगे, 5 क्यूब से पहले 5 जाएंगे। अरे हमें ये भी सीखना है कि हम 4 क्यूब से 4 स्क्वायर भी तो जा सकते हैं, 4 क्यूब से 4 स्क्वायर भी तो जा सकते हैं, 5 क्यूब से 5 स्क्वायर भी तो जा सकते हैं। 4 स्क्वायर 16 होगा, 5 स्क्वायर 25 होगा। तो इस सवाल को पिक करने का मेन रीजन ये था कि हम 4 क्यूब से पहले 4 आते हैं, फिर 4 से 4 स्क्वायर जाते हैं। हम 4 क्यूब से सीधे 4 स्क्वायर भी तो जा सकते हैं, हमारे 2-4 सेकंड बच जाएंगे। अगर 2-4 सेकंड बच गए तो
वो 2-4 सेकंड किसी और क्वेश्चन में तो काम आएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करते वक्त ये भी देखना होता है कि आप समय कहाँ कहाँ काट सकते हो। इसके लिए आपको इफरात प्रैक्टिस करनी होती है और आपका मैथ्स में मन लगना चाहिए। मैथ्स सॉल्व करने में मजा आपको आना चाहिए। जैसे मेरे को मैथ्स पढ़ाने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि कभी जब मैं मैथ्स पढ़ता था तो मैथ्स पढ़ने में एक अलग ही आनंद आता था। मैं उम्मीद कर रहा हूं जो है कि ये जो 5 क्वेश्चन कराए हैं, ये 5 क्वेश्चन जो है आपको पसंद आए होंगे। इसके आगे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर मैं दिखाऊं इसके आगे मैं बहुत सारे क्वेश्चन पिक करके लेके आया हूं। ये 45-46 क्वेश्चन है मेंस वाले बच्चों के लिए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से मेथड्स अपनाओ और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सबसे आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाओ, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा मेंस का बैच। मेरे मेंस के बैच की फीस मात्र 100 रुपए है और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो 100 रुपए फीस चार्ज कर रहा हूं ये रिफंडेबल है एनी टाइम। आप बैच के अंदर आओ, 1 चैप्टर देखो, 2 चैप्टर देखो, 3 चैप्टर देखो, आप 7 दिन में, 8 दिन में, 10 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में, और मेंस का पेपर देने के बाद भी अगर आपको लगे कि इस बैच से आपको फायदा नहीं हुआ है तो आप मेरे को मैसेज डालो, सर मेरे पैसे लौटा दो। इवन दो पेपर के बाद भी मैं ओके हूं आपका पैसा लौटाने के लिए, लेकिन आप आओ, मैं आपकी मैथ्स की स्पीड 2 गुनी करके छोड़ूंगा कम से कम में। मतलब मैथ्स ऐसा जिसको लगता है कि उसकी स्पीड नहीं मेंटेन हो रही, नहीं मेंटेन हो रही है, तो आप आओ मेरे साथ पढ़ो। मैं आपको दिखाता हूं कि मैथ्स जितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपको अपने स्पीड में परिवर्तन दिखाई देगा 2-3 महीने मेरे साथ पढ़ाई करने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ने अगर यहां तक की वीडियो देख ली है तो आप मेरे बैच में भी आओगे मेरे साथ पढ़ने के लिए। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी आने वाली सारी वीडियो का वेट करोगे कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ आपको स्पेशल सिखा के जाऊं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच में साझा कीजिएगा। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या किसी चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो रही है या किसी टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पेश कीजिएगा। उससे रिलेटेड 8-10 सवाल लेके और साथ में उसके सबसे छोटे सबसे स्पेशल तरीके लेके आऊंगा जिससे आपकी मैथ्स की स्पीड डेवलप हो पाए और बाकी सारे बच्चे जो इस चैनल पे पढ़ रहे हैं उनकी भी मैथ्स की स्पीड डेवलप हो पाए। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए।